पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% देने का प्रावधान है, आज 2 या 2.5 या 3% उसी के अंतर्गत में सिमटे हैं। कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिटायर्ड फौजियों को नहीं लिया जा रहा है, तो आगे भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा कौन जानता है। इसलिए इसमें कुछ एक चीज़ें थी, मैंने ये रिकमेंडेशन किया था। आई एम श्योर गवर्नमेंट के अंतर्गत वो विचारार्थ होंगे, गवर्नमेंट विचार कर रही होगी। जैसे कि आप 4 साल की जगह पे कम से कम 8 साल कर दीजिए। जैसे कि अभी बिल्कुल पेंशन नहीं देने के बोले हैं, अरे भाई जब 15-16 साल में रिटायर करके आते थे तो हमें फुल पेंशन आप देते थे। अब हम यदि 4 साल का 8 साल कर दीजिएगा तो हम 8 साल में रिटायर होकर आएंगे तो आधा पेंशन दीजिए। तो इस तरह के कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी। और ये जो आपने 75% हटाने का और 25% ही सिर्फ रखने का किया है, इसमें भी कुछ खामी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं निखिल। बता दें कि अब भूचाल मचा हुआ है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो गर्म हो गए हैं। कहीं जब नए संसद में तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो एक बिल लाते हैं, नारी शक्ति बंधन, उसके बाद अब कहीं ना कहीं तमाम जो रुके हुए मांग थे वो फिर से उठने लगे हैं। दिल्ली में तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वो अब 1 रैंक 1 पेंशन और 2004 में पेंशन को बंद कर दिया गया था, उसको फिर से चालू करने की मांग पर लगे हुए। हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को? निखिल जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को शुभकामनाएं एंड जय हिंद। वेल, 1 रैंक 1 पेंशन, फर्स्टली हमें ये समझना चाहिए कि ये है क्या। एक नॉर्मल पेंशन और OROP 1 रैंक 1 पेंशन, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, नॉर्मल तरीके से जो पेंशन लोगों को मिलते रहता था उसमें हर 10 साल के बाद जब पे कमीशन बैठती थी तो उसमें जो रिवीजन होता था तभी का रिवीजन होता था और फिर से जो नया एक स्केल दिया जाता था सभी कर्मचारियों को जो सर्विस में हैं और पेंशनधारियों को ही रिवाइज किया जाता था पेंशन। तो ये 10 साल के बाद होता था। 10 साल एक बहुत लंबा गैप होता था। उसमें क्या है कि जो समझो कि साल नंबर 1 में अगर कोई रिटायर किया तो अगले 9 साल तक या 10 साल तक जब तक रिवाइज नहीं हुआ तो वो वही पेंशन उसको मिलते रहता था, जिससे एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाती थी। एक ही रैंक के कर्मचारी जो पहले रिटायर कर गए और जो बाद में रिटायर किए उनको इंक्रीमेंट वगैरह मिलता चला गया और इस तरह से उनकी जो पेंशन होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होता था बनिस्बत की जो पहले रिटायर किया हुआ है। तो समान रैंक समान पेंशन का स्कीम ही यही है कि एक दिए हुए अंतराल में, यानी इन दिस केस जो डिसाइड किया गया वो 5 साल का हुआ। हालांकि हम सभी फौजी इसके लिए काफ़ी रिप्रेजेंट करते रहे कि नहीं 5 साल मत कीजिए, ये तो सिर्फ 10 साल की जगह पे 5 साल कर दिया, हर वर्ष कीजिए। और एक भाया मीडिया होता कि मे बी 3 इयर्स पर कर दिया जाता। नंदलेस अभी जो है वो स्थिति ये है कि 5 साल के बाद ही वो रिवाइज किया जाता है और उसके मुताबिक जो भी दिया जाना चाहिए उनको रिवाइज्ड पेंशन मिलता है। तो सामान्य पेंशन और 1 रैंक 1 पेंशन का ये अंतर है। वर्तमान स्थिति में जो प्रेजेंट बीजेपी मोदी सरकार हैं, इन्होंने OROP दिया, सैंक्शन किया और हमें खुशी है। एज ए फौजी हम लोग पार्टी लाइन से हट करके एक फौजी बातचीत करेगा कि चलो किसी ने OROP तो दिया, लेकिन ये हुआ कि आटा को गीला भी छोड़ दिया। रोटी तो दी लेकिन गीली रोटी पकड़ा दी। उसमें बहुत सारी एनॉमलीज हैं, बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं। जैसे कि एक तो मैंने पहले ही बताया कि प्रतिवर्ष होना चाहिए था ये रिवीजन। चलो आपको डिफ़िकल्टी होती है तो 2 साल में कर दो, लेकिन बाकी चीज़ें तो आप प्रतिवर्ष कर रहे हैं, हर चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, तो हर 6 महीने पर DA रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे समझ से एक हमारी जो डिमांड है फौजियों की, एक बहुत बड़ी डिमांड है। बहुत सारे हमारे 25 लाख पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं या जो हमारी वॉर विडोज़ हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा इससे। तो हमारा OROP का यही डिमांड है मुख्य तौर पे। 2004 की बंद पेंशन को फिर से आप लोग चालू करने की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे लिए वो लागू नहीं है। हमारा तो पेंशन चल ही रहा था, फौज का कभी रुका नहीं है, अर्धसैनिक बलों का होगा। देखिए, सेना के जो कार्यावली है, कार्य करने की प्रणाली है, सर्विस कंडीशंस जिसको बोल सकते हैं, वो दूसरा है। मतलब हम 60 साल पे नहीं रिटायर करते हैं और ना ही कि ज़रूरत पड़ने पे आप कोई और लीव में चले जाएंगे।
आप किसी का भी ड्यूटी कर सकते हो। सेना जब भी फौज की बुलावा होती है, जब बाकी के सारे संस्थान अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नाकाम हैं, असमर्थ होते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स में बी नेचुरल डिसास्टर, रीजन्स में बी इंटरनल सिक्योरिटी में सो मच विद इंटेंसिटी इट हैज़ इरप्टेड इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे फौज आती है। यानी जब कोई अपना काम करने से असमर्थ हो जाता है तो फौज को बुलाया जाता है। तो फौज एक अजूबा चीज़ है। तो क्यों अजूबा है? क्योंकि यहाँ पर जो हम कसम लेते हैं जल थल और नभ में अपने ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हुए, बगैर किसी आनाकानी करते हुए कंट्री में और कंट्री के बाहर हम कार्य करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं। यही अंतर है बाकी फोर्स के अलावे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेज को नहीं दिया जाए, उनको देने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 साल जो अग्निवीरों को दिया गया है, उसमें क्या वो निखिल जी, मैं वो एक एक करके तीन क्वेश्चन आपने कर दिया। एक जो ओआरओपी का है, दूसरा जो पुराना पेंशन अर्धसैनिक बलों का, और तीसरा अभी फिर आपने अग्निवीरों का। अग्निवीर का फोटो मेरा ऊपर लगे हुआ है। तो ओआरओपी के बारे में तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने दिया है, 90% तकरीबन मान लिया गया है और हम लोग तकरीबन संतुष्ट हैं। लेकिन वो जो 10% छूटा हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, कहने का है वो 10%, लेकिन वो बहुत बड़ा इंप्लीकेशन उसका रखता है, तो सरकार से हम इसकी डिमांड करेंगे। दूसरा, एक और मैं देख रहा हूं कि MSP जो मिलिट्री सर्विस पे, उसको लेकर के जवानों और अफसरों के बीच में जो एक मतभेद उत्पन्न करने की, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग दिए जाने की जो कोशिश की जा रही है, उसका मैं प्रतिकार करता हूं, उसका विरोध करता हूं। हम सभी फौजी पहले एक फौजी हैं। फौज में जब हमने ज्वाइन किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ब्रिगेडियर बनूंगा, कि मैं कर्नल रहूंगा, कि मैं जनरल बनूंगा। तो जो सुविधाएं हैं, जो उसके लिए पे स्केल है, जो उसके लिए पेंशन है, वो सोचते हुए हमने ज्वाइन किया था। अब रिटायरमेंट के बाद मैं ये ना बोलने लगूं कि मुझे जनरल के बराबर दिया जाए। ये कुछ लोग, चाहे वो हमारे फौजी भाई हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा उसको राजनीतिक रंग दे करके, ताकि उनकी रोटी सेक सके, या फिर हमारे ही फौजी भाइयों के बीच में से इक्का दुक्का कुछ ऐसे हैं जो खुद ही दिग्भ्रमित होकर अपनी राजनीतिक लालसा के लिए ये सब हमारे बहुत सारे फौजियों भाइयों को बरगला रहे हैं। ऑफिसर्स एंड मैन के बीच में एक वेज उत्पन्न कर रहे हैं, एक खाई उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग फौज में भी अनुशासित तरीके से एक साथ थे और अभी भी हम एक साथ रहेंगे। हमारी पहचान ही है फौजी। अरे वो फौजी कहाँ गया? अच्छा, एक फौजी के साथ एक्सीडेंट हो गया, आज एक फौजी ने उस वाले बंदे को मार दिया, हमारा नाम बाद में आता है, पहले हम फौजी के नाम से जाने जाते हैं। समाज में इज्जत हमें फौजी के नाम से दी जाती है। तो हम उस फौज की जो भी प्रचलन रहा है, उसके पॉलिसीज़ रहे हैं, उसके डिसिप्लिन हैं, उनको मानना चाहिए और उसको ले करके करना चाहिए। कोई अगर आपके विचार हैं तो प्रॉपर चैनल में दीजिए। ये बताइए कि 15 साल जो अग्निवीर रहेंगे, उनको क्या बाहर निकलने के बाद वो वही सम्मान मिल पाएगा उनको? 15 साल? नो, 4 साल का है अभी अग्निवीर, अभी 4 साल का अग्निवीर है। तो इस पे मैंने राष्ट्रीय स्तर पे एक वेबिनार किया गया था, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी थे उसमें और मैं भी था उसमें। हमने उसकी खामियां गिनाई कि ये नहीं मिलेगा सम्मान। मैं तो बता रहा हूँ, मजाक में जैसे लोग बोलता है कि कोई पिता अपनी बेटी का हाथ नहीं उसको देगा। वो बंदा जो महीनों 6 महीने जो तैयारी करते रहता था, दौड़ते रहता था, और वो पता चला कि 4 साल के बाद फिर रोड पे है, यानी फिर से उसको कोई दूसरी नौकरी की तलाश में है। कितने भी कह लीजिए आप कि हम इसको दूसरा नौकरी दे देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे देंगे और दूसरे संस्थानों में हम दे देंगे, कहाँ हो रहा है? पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% देने का प्रावधान है, आज 2 या 2.5 या 3% उसी के अंतर्गत में सिमटे हैं। कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिटायर्ड फौजियों को नहीं लिया जा रहा है। तो आगे भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा कौन जानता है। इसलिए इसमें कुछ एक चीज़ें थी, मैंने ये रिकमेंडेशन किया था। आई एम श्योर गवर्नमेंट के अंतर्गत वो विचारार्थ होंगे, गवर्नमेंट विचार कर रही होगी। जैसे कि आप 4 साल की जगह पे कम से कम 8 साल कर दीजिए। जैसे कि अभी बिल्कुल पेंशन नहीं देने के बोले हैं। अरे भाई, जब 15-16 साल में रिटायर करके आते थे तो हमें फुल पेंशन आप देते थे। अब हम यदि 4 साल का 8 साल कर दीजिएगा तो हम 8 साल में रिटायर होकर आएंगे तो आधा पेंशन दीजिए। तो इस तरह के कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी। और
ये जो आपने 75% हटाने का और 25% ही सिर्फ रखने का किया है, इसमें भी कुछ खामी है। देखो, हमें फौज में भी सिखलाया जाता है, स्टाफ कॉलेज जब मैंने किया था तो वहीं बताया गया था कि जब सक्सेस के चांसेस 51% यानी आधा से ज़्यादा हो, 51% से ज़्यादा हो, तभी उस चीज़ को अपनाओ। जहां है ही आधा से कम 49% एंड लेसर, तो वो प्लान ठीक नहीं है। सिमिलरली आप 25% सक्सेस रेट पे जा रहे हो, कौन जाना चाहेगा 25% सक्सेस रेट पे, जब मैं जान रहा हूं कि हमें नहीं होना है। तो देयरफॉर मेरा रिक्वेस्ट यह है कि इसको भी 51% से ऊपर ही रखा जाए। मिनिमम 51% आप रखिए और 50% 49% को ही बाहर कीजिए, तो एक तो संतुष्टि बढ़ जाएगी इससे कि हम 50% रहने की संभावना है, मेरा चांसेस मेरा रहने का है। दूसरा, मुझे 50% पेंशन मिलेगा अगर हम 8 साल के बाद हटा देते हैं, जो 49% को आप हटाइएगा उसमें आ जाते हैं तो। और तीसरा कि हमें एक बाहर में जो आपने इतने लुभावने स्कीम दिए हैं, तो उसमें आपको भी इतने सारे लोग नहीं मिलेंगे और आपको भी कम ही वैकेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो इसके प्रॉब्लम्स क्या है कि समाज में ट्रेंड, हथियार से ट्रेंड वाला बंदा घूम रहा है जो असामाजिक तत्व बन सकता है। इसके अलावे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, इतने लोग अगर नहीं रोजगार हो रहे हैं तो, और जो सोशल कुरीतियाँ या सोशल प्रॉब्लम्स जो होंगे कि कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बंदा कहीं मुराल पर देखिए जी, अपनी ज़िंदगी वो जोखिम में डाल करके जा रहा है कि हमें वहाँ से नहीं लौटना है, फिर भी जा रहा है। आज कल वो नहीं ऐसा करेगा, जिस दिन ज्वाइन करेगा उसी दिन से वो अगली नौकरी के लिए तलाश में लग जाएगा। मोटिवेशन उसका नहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पिता क्या करेंगे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, खैर ठीक है बीवी अभी नहीं होगी, लेकिन माता पिता क्या करेंगे। तो ये सारे सोशल सिस्टम को, डेमोग्राफिक जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति अपने आप को उनके शूज में रख के देखेगा, आई एम श्योर गवर्नमेंट विल नॉट गो रॉन्ग। So that is how on this, and regarding old pension scheme for the paramilitary forces, तो मेरा ये है कि देखो, अगर हमारे जितना नहीं तो कम से कम थोड़ा ही कम क्या बोलते हैं, अर्धसैनिक बल बोला ही जाता है, तो वो भी कर रहे हैं काम, दुर्गम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं हमारे दोस्त, या हम लोग BSF पैरामिलिट्री फोर्सेज के यूं तो कहा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 2 ही अलग आते हैं, असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड, बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं CPF। तो लेकिन उनको अगर बोलचाल की भाषा में पैरामिलिट्री फोर्सेज बोलते हो तो वो भी दुर्गम परिस्थितियों में काम कर रहे होते हैं, और कुछ अगर विचार करते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रदान करती है ओल्ड स्कीम, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। चलिए, देखिए, प्रवीण कुमार ने कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर दिया है और ये कहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं उनको कुछ पेंशन जो है ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है तमाम चीज़ों में उनकी अहम भूमिका होती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।